हेलो बच्चों, माई सेल्फ संजीव शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस लेक्चर में जो आप उद्गम सीरीज के माध्यम से देख पा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में आप लोगों को रेजिड्यूज और रेजिड्यू थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और कंसेप्ट करेंगे। बेसिकली लॉरेंस एक्सपेंशन वाला टॉपिक भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। लॉरेंस एक्सपेंशन क्या होता है, रेजिड्यू थ्योरम जो है वो क्या कहती है, रेजिड्यू क्या होता है, और फिर उसके बाद कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो देखो, पहले आपको मैं एक कह दूं कि मोटिवेशन देना चाहूंगा फॉर लॉरेंस एक्सपेंशन की। लॉरेंस एक्सपेंशन का कहाँ से मोटिवेशन आया, मतलब क्या डिफिकल्टी थी जिसको सॉल्व करने के लिए हमने एक नया प्रकार का जो है सीरीज एक्सपेंशन विकसित किया। तो जब आपने ये वाला एक्सपेंशन पढ़ा था ज्योमेट्रिक सीरीज का 1/1 - z, तो आपको पता है ये होता था एज अ टेलर सीरीज। आप इसको एक्सप्रेस कर पाते थे एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी z⁴n, ऐसे लिख पाते थे। लेकिन ये तब वैलिड होता था जब मॉड z लेस देन 1 हो। इसी में अगर मॉड z ग्रेटर देन 1 हो, इन दैट केस वी डू नॉट हैव एनी सच टेलर सी एक्सपेंशन। बट अगर मॉड z ग्रेटर देन 1 है, मॉड z ग्रेटर देन 1 है, तो यहां से आप ये भी बता सकते हैं कि 1/mod z लेस देन 1 होगा, ऑब्वियसली फॉर z नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि वहां पे नहीं डिफाइंड होगा 1/z। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि जो आपका 1/1 - z था, इसको हमने लिख दिया, है ना। और ऑब्वियसली z 0 नहीं होगा, अगर मॉड z ऑलरेडी आपने ग्रेटर देन 1 कह दिया है तो z 0 वैसे भी नहीं होगा। तो हमने क्या किया, जो 1/1 - z था उसको इस फॉर्म में लिख दिया, 1/z कॉमन लेकर के, -1/z इनफैक्ट कॉमन लेके 1/1 - z लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने से फायदा ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो ये है, अगर मैं इसको w बुलाऊं फॉर अ टाइम बीइंग, तो w का मॉड लेस देन 1 है, तो हम ये वाला एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो जब मैं ये एक्सपेंशन यहाँ पे यूज करूंगा और फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास ये एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है ना, दिस विल बी द एक्सपेंशन, जिसको कि फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या हुआ है कि इसमें आपका m जो है वो -∞ से -1 जा रहा है। मतलब इसमें जो है z की पावर, जैसे हमारे पास z⁴1 z⁴2 वगैरह हुआ करती थी, इसमें डिनोमिनेटर में z की पावर्स आ रही हैं, इसमें डिनोमिनेटर में z की पावर्स आ रही हैं। तो इस प्रकार का जो एक्सपेंशन है ना, ये हमेशा वैलिड हो जाता है उन पॉइंट्स के अराउंड, हमेशा ऐसा बनाया जा सकता है ऐसा एक्सपेंशन उन पॉइंट्स के अराउंड जो फंक्शन के लिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ के पॉइंट्स है। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है वो एक थ्योरम के माध्यम से भी देखेंगे। In the same way, one can expand a minus z⁻1 as the series in positive powers of z if mod z is less than mod a। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। डबल एंडेड सीरीज क्या होता है, डबल एंडेड सीरीज मतलब इधर भी बढ़ता ही जा रहा है उधर भी बढ़ता ही जा रहा है, -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब ये जो आपने लिखा है यहाँ पे -∞ से इन्फिनिटी, एन रनिंग फ्रॉम -∞ से इन्फिनिटी, का मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पे होगा कहीं पे a0, इधर ये बढ़ता जाएगा a1 a2 a3 सफिक्स बढ़ते जाएंगे, है ना। और इधर सफिक्सेस कम होते जाएंगे, a-1 a-2 एंड सो ऑन सो ऑन। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं डबल एंडेड सीरीज। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इस सीरीज में दो सीरीज है इन्वॉल्व, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है ना, तो ये सीरीज जो अपनी पूरी सीरीज है, ये वाली -∞ से इन्फिनिटी an समेसन, ये कन्वर्जेंट तभी होगी जब ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट हो, ये वाली भी कन्वर्जेंट हो और ये वाली भी कन्वर्जेंट हो। दोनों में से अगर एक भी जो है डाइवर्जेंट हो गई तो ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है ना, ये डबल एंडेड सीरीज कहलाती है। अब लॉरेंस सीरीज भी एक प्रकार की डबल एंडेड सीरीज ही होती है, और वो कैसे बनाई जाती है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ए आपका मान लो ये एनलस है, एनलर रीजन है। क्या एनलर रीजन है कि भाई इसमें हम क्या कर रहे हैं देखना, मान लो ये अपने पास एक सर्कल है, और सपोज करो एक और सर्कल में बना देता हूं ऐसे, है ना। तो जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है,
और जो बड़ा वाला सर्कल है मतलब येलो वाला, उसकी रेडियस जो है वो कैपिटल एस है। और ये आर जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और एस आर से बड़ा है ऑब्वियसली, और लेस आर इक्वल टू इन्फिनिटी है। अब ये रीजन की बात की जा रही है, इस रीजन की जो यहाँ पे है, यहाँ पे इन दोनों सर्कल्स के बेसिकली बीच में, इस एनुलर रीजन को ए बुला रहे हैं वो, समझ रहे हो? इस रीजन को दे आर कॉलिंग ए, द रीजन विच इज इनसाइड दीज टू सर्कल्स। ठीक है, चाहो तो इसको पेंट कर दो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ठीक है, इसी रीजन को हम बात कर रहे हैं। समझ तो गए हो तुम? पेंट करने में टाइम वेस्ट होगा उल्टा, छोड़ो, समझ गए ना? थोड़ा सा भी इधर उधर गया ना तो फिर मुझे गुस्सा आने लगता है कि ये इधर क्यों चला गया, मतलब परफेक्टली पेंट तो नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे। बस समझ गए ना आप? इस रीजन की बात चली, उसको ए बुला दिया इन्होंने। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका ए से डिस्टेंस जो है, ये अपना ओरिजिन नहीं है, ए है, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। दिस इज नॉट नेसेसरली ओरिजिन, दिस कैन बी एनीवेयर, है ना? हो सकता है ओरिजिन यहाँ कहीं हो। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मत समझना यार इसको, और क्या। ठीक है, तो ये ए कोई भी जो है पॉइंट ए है, उसको सेंटर मान के दो सर्कल बनाए गए हैं, और उसके बाद फिर उनके बीच वाले रीजन को ए बुला दिया गया है, जिसको एनुलर रीजन बोलते हैं हम। हमारा फंक्शन एफ जो दिया है वो होलोमॉर्फिक ए पे दिया हुआ है, ए पे ये होलोमॉर्फिक है। ठीक है, तो कह रहे हैं इस केस में जो एफ जेड है उसको हमेशा इस प्रकार की एक सीरीज में एक्सपेंड किया जा सकता है। अगर आप यहाँ देखो तो एन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ये डबल एंडेड सीरीज है। जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको डेफिनेटली सी एन बताने पड़ेंगे। जेड तो चलो ठीक है वेरिएबल है, ए तो दिया होगा आपको पॉइंट, लेकिन ये सी एन्स क्या है? कोफिशिएंट, जैसे आपने टेलर्स में बताया था। तो वैसे यहाँ पे भी ये सी एन निकालने का ये तरीका है। सी एन्स कैन बी फॉर्म्ड बाई दिस इंटीग्रल, बट ऑब्वियसली प्रैक्टिकली वी विल नेवर यूज दिस इंटीग्रल टू फाइंड सी एन। कभी भी जब हम लॉरेंस री एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन का लिखेंगे, तो लॉरेंस री एक्सपेंशन लिखने के लिए हम कभी भी उपयोग नहीं करेंगे इस मेथड का, इस फॉर्मूले का, टू फाइंड द कोफिशिएंट सी एन। हमेशा लॉरेंस री एक्सपेंशन कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हमने टेलर में कहा था कि टेलर सी एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे कि जो नॉन एक्सपेंशंस हैं उनका ही इस्तेमाल करके क्या नाम है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करोगे। वैसे ही जो नॉन एक्सपेंशंस है उन्हीं का यूज करके आप जो है लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन भी फाइंड करोगे। ठीक है ना? कभी भी सी एन हम ऐसे इंटीग्रल से निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, बट ये जो इंटीग्रल है इसमें जो जिसके भी अलोंग इस चीज का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, वो कर्व गामा कौन सा कर्व है? तो कह रहे हैं कि ये गामा कर्व कोई भी कर्व हो सकता है इनसाइड दिस एनुलर रीजन। कोई भी कर्व, यू कैन टेक एनी कर्व, बस वो इनसाइड दिस एनुलर रीजन होना चाहिए। सर्कल ही वो जरूरी नहीं है, सर्कल तो सिंपलेस्ट ऑफ कर्व्स हो गए, और भी कोई भी कर्व ले सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ होमोटॉपी, तो आप कोई भी कर्व ले सकते हैं जो इसके होमोटॉपिक हो इनसाइड दिस क्या नाम है, एनुलर रीजन। ठीक है, बट होमोटॉपी पे नहीं जा रहे हम अभी, बस इतना ही समझो। और वैसे भी हम इसका कभी यूज नहीं करेंगे सीएंस का। अब लॉरेंस एक्सपेंशन यूनिक होता है इन द सेंस कि अगर आपने एक फंक्शन को इस प्रकार से भी एक्सप्रेस किया है एज लॉरेंस एक्सपेंशन, और उसी फंक्शन को इस प्रकार से भी एक्सप्रेस किया है, तो जो कोफिशिएंट यहाँ सी एन है और जो कोफिशिएंट यहाँ डी एन है वो करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉरेंस एक्सपेंशन जो है वो यूनिक होता है। ठीक है ना? दो लॉरेंस एक्सपेंशन एक सेम फंक्शन के, सिंगल फंक्शन के पॉसिबल नहीं है। अब लॉरेंस एक्सपेंशन का कभी कभी हम हेल्प लेकर के क्लासीफाई करते हैं सिंगुलरिटीज भी। सो सिंगुलरिटीज कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड यूजिंग लॉरेंस रीज एक्सपेंशन। कैसे क्लासीफाई करेंगे सिंगुलरिटीज वो देखते हैं। कह रहे हैं कि सपोज दैट एफ हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट ए। मान लो एफ के पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है ए पे, देन एफ इज होलोमॉर्फिक इन सम एनालिस, ऑब्वियसली बनाया जा सकता है, एंड हैज देयर यूनिक लॉरेंस एक्सपेंशन दैट वी ऑल नो। ठीक है ना? हम इस एक्सपेंशन को इस दो फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन वालों को अलग सम कर दिया हमने, और जीरो से इन्फिनिटी वाले को हमने अलग सम कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने सम कर लिया। जो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन वाला है ना, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंस एक्सपेंशन। जो नेगेटिव पावर्स आ रही हैं जिसमें जेड माइनस ए की, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, और उसको बोलते हैं एनालिटिक पार्ट।
इस वाले को बोलते हैं एनालिटिक पार्ट ऑफ लॉरेंस एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एनालिटिक पार्ट। क्या बोलते हैं? एनालिटिक पार्ट या होलोमॉर्फिक पार्ट, ठीक है। और उसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ना, ये काम की चीज़ है, इससे हम डिसाइड करते हैं, इसके बेसिस पे भी सिंगुलरिटी जो है वो क्लासीफाई की जाती है। विच टाइप ऑफ सिंगुलरिटीज? ऑब्वियसली आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। कैसे क्लासीफाई करेंगे? तो ये रहा क्लासिफिकेशन का रूल। क्या है रूल? कह रहे हैं कि द पॉइंट ए इज सेट टू बी अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी इफ सीएन्स आर जीरो फॉर ऑल एन लेस देन जीरो। मतलब जो नेगेटिव पावर्स हैं जेड माइनस ए की, उनके कोफिशिएंट सारे जीरो हो जाएं अगर, तो ए जो है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूवेबल सिंगुलरिटी। मतलब प्रिंसिपल पार्ट बेसिकली खत्म हो जाए, प्रिंसिपल पार्ट वैनिश हो जाए, प्रिंसिपल पार्ट में कुछ हो ही ना, प्रिंसिपल पार्ट पूरा जीरो हो जाए, है ना। तो उस केस में रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। दूसरा, एक पोल होगा एम ऑर्डर का, अगर सी माइनस एम जीरो ना हो और बाकी सारे सी एन जीरो हो, अगर एन माइनस एम से छोटा हो तो सी माइनस एम जीरो ना हो और बाकी सारे सी एन जीरो हो जाए अगर एन माइनस एम से छोटा हो, ऐसे केस में हम कहेंगे कि इट हैज पोल ऑफ ऑर्डर एम। थर्ड है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। कब होता है? इफ देर डज नॉट एग्जिस्ट एम सच दैट सी एन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन लेस देन माइनस एम। मतलब कहने का ये हुआ कि ऐसा नहीं हो रहा कि जो आपका एनालिटिक पार्ट है, सॉरी जो प्रिंसिपल पार्ट है, वो कुछ टर्म के बाद सारे जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो देर आर इनफिनिटली मेनी टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंस एक्सपेंशन। ऐसे केस में वी विल हैव इसेंशियल सिंगुलरिटी विद आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। तो ये तीन क्लासिफिकेशन हो गए आपके विद रिस्पेक्ट टू द लॉरेंस एक्सपेंशन। आई बात समझ में? अब एक लेमा है जिसको इंटीग्रेशन अराउंड अ पोल या अराउंड अ पोल कहते हैं। इस लेमा का नाम है कि मान लीजिए एफ कोई होलोमॉर्फिक फंक्शन है इनसाइड एंड ऑन अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर गामा एक्सेप्ट एट अ पॉइंट ए इनसाइड गामा वेयर इट हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम, है ना, वेयर इट हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर एम। मान लीजिए अगर पोल ऑफ ऑर्डर एम है तो हम जो है इस प्रकार से, आपको पता है कि उसका लॉरेंस एक्सपेंशन लिख सकते हैं कि जेड माइनस ए की पावर माइनस एम तक मतलब रहेगा, उसके आगे के सारे जीरो हो जाएंगे, है ना। तो ये जो है आपका इस प्रकार से लॉरेंस एक्सपेंशन पॉसिबल होगा इसका। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए गामा के अलोंग, ठीक है, तो जो वैल्यू आती है इस इंटीग्रेशन की वो आ जाती है 2πi(c-1). ये इसलिए आ जाती है क्योंकि मैंने आपको एक इंटीग्रेशन का फंडा बताया था कि अगर आप ये 1 अपॉन में जेड माइनस ए की पावर एन वाला इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, तो जब आपका एन का वैल्यू 1 होता है तो ये 2πi आता है और अदरवाइज जो है आपका ये हमेशा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये जितने भी सारे नेगेटिव वाले हैं सारे जीरो हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले वैसे जीरो हो जाएंगे क्योंकि फंक्शन जो है जेड माइनस ए की पावर एन जो है वो एनालिटिक हो जाएगा, तो वो वैसे जीरो हो जाएंगे, है ना। तो केवल आपका केवल जेड माइनस ए की पावर 1 वाला बचेगा, तो यहाँ पे आपका जो है एन का वैल्यू -1 वाला बचेगा, ठीक है, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे -1 आएगा इनफैक्ट। तो ये आपका इंटीग्रेशन फाइनली आ जाएगा। अगर मैं लिख के दिखाऊं तो, हालांकि इसका प्रूफ का कोई खास वो नहीं है औचित्य, बट अगर आप लिखना चाहें तो एफ जेड आपका हो जाएगा, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो रहेगा c-m जेड माइनस ए की पावर, यहाँ पे आएगा आपका ऐसे, देखो पहले ये हो जाएगा c0 जेड माइनस ए की पावर 0 मतलब c0 हो गया, प्लस c1 जेड माइनस ए, प्लस ऐसे ही c2 जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इधर चलता रहेगा, इधर रहेगा c-1 1 अपॉन जेड माइनस ए, फिर इधर हो जाएगा c-2 1 अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एंड सो ऑन -m पावर तक। अब जब आप इंटीग्रेशन लगाओगे सब पे तो ये कांस्टेंट है, क्लोज कर्व के लॉ इंटीग्रेशन 0, ये सारे एनालिटिक फंक्शंस हैं इनका क्लोज कर्व के लॉ इंटीग्रेशन 0, और यहाँ पे जो है आपको पता है जब 1 अपॉन में जेड माइनस ए की पावर n वाली टर्म होती है अलोंग
क्लोज का गामा आप उसका इंटीग्रेशन निकाल रहे होते हैं, तो उस केस में ये n की वैल्यू 1 होने पे 2 पाई आता है, और जब n की वैल्यू n के अलावा कुछ भी होती है, 1 के अलावा भी कुछ होती है, तो वो 0 हो जाता है। तो ये सारे इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे, केवल यहाँ वाला जो इंटीग्रल है c माइनस 1/z-1/z-a, तो इसको इंटीग्रेशन करके आ जाएगा 2 पाई। तो इसलिए अल्टीमेटली इस साइड में केवल यही बचेगा, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे अलॉन्ग द कर्व गामा, क्या बचेगा, 2 पाई c-1। ठीक है, तो ये बच जाएगा। अब ये बताने का क्या मकसद है, तो जो ये बच जाता है यहाँ पे, जो ये c-1 आता है ना, एक प्रकार से आपने कहा कि ये बच गया, तो इसको रेजिड्यू बोलते हैं। जो बच गया वो रेजिड्यू है, तो c-1 को बोला जाता है रेजिड्यू। c-1 को क्या बोला जाता है, रेजिड्यू। तो यही आगे इन्होंने बताया है कि अगर f कोई होलोमॉर्फिक फंक्शन है ऑन पंक्चर्ड डिस्क d डैश a कॉमा r, मतलब हो सकता है कि a पे ना हो, क्या नाम है, डिफरेंशिएबल या होलोमॉर्फिक, एंड सपोज दैट f हैज अ पोल एट a, the residue of f at a is the unique coefficient c-1 of z minus a की power -1 in the Lorentz series expansion of f about a, and it is denoted by this res fz at a। ठीक है ना, तो क्या होता है ये, what is residue of fz at any point a, it is nothing but coefficient of z minus a की power -1 in the Lorentz expansion। ठीक है, ये होता है रेसिड्यू। अब क्वेश्चन है कि रेसिड्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो 3-4 फॉर्मूले हैं, या कह दो कि टेक्निक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो रेसिड्यू एट सिंपल पोल मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 1, वो फाइंड करने के लिए अगर आपको पता है कि a जो है वो fz का सिंपल पोल है, उस केस में जो रेसिड्यू है f का एट a, उसके लिए कुछ नहीं करना, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको z माइनस ए से मल्टीप्लाई करके और z टेंस टू a लिमिट लगा दो, जो आएगा वही रेसिड्यू होगा। नेक्स्ट है, अगर ओवर्ट सिंपल पोल है, ओवर्ट सिंपल पोल मतलब जो दिख रहा हो, सिंपल पोल, ओवर्ट मतलब जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, कोवर्ट मतलब जो छुपा हुआ है, हिडन है। ओवर्ट सिंपल पोल मतलब ऐसा कोई फंक्शन दे, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि z माइनस ए, मतलब ये 0 करने पे आपका एनालिटिक नहीं रह जाएगा फंक्शन, और इनफैक्ट a पे जो है पोल है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है। लेकिन तभी साफ साफ कह सकते हो जब gz a पे 0 ना हो रहा हो, है ना। तो gz a पे 0 अगर नहीं हो रहा है तो साफ साफ कह सकते हो कि fz के पास जो है वो पोल है एट द पॉइंट a, जो कि सिंपल पोल है। तो अगर ओवर्ट सिंपल पोल है, ओवर्ट मतलब जो साफ साफ दिख रहा हो, ऐसा अगर सिंपल पोल है और इस पे आपको रेजिड्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जो g फंक्शन दिया हुआ है उसी पे बस वैल्यू निकाल लो एट पॉइंट a। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ये, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए इक्वल टू जी ए। अगर आपको फंक्शन ऑलरेडी इस फॉर्म में लिख के दिया हुआ है, एफ जेड इक्वल टू जी जेड अपॉन में जेड माइनस ए, जहां जी 0 नहीं होना चाहिए, ए पे, जी ए पे 0 नहीं होना चाहिए, तो डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा है, अगर कोवर्ट सिंपल पोल है, कोवर्ट मतलब ये हुआ कि साफ साफ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ फंक्शन एफ जेड जो है वो एच जेड अपॉन में के जेड टाइप का है, जहाँ पे साफ साफ ये नहीं पता चल रहा है कि जेड माइनस ए की क्या मतलब पावर कैसे कहाँ बाहर आ रही है, आएगी बाहर, दिख नहीं रहा साफ साफ ऐसा कुछ, तो एच जेड अपॉन के जेड टाइप का है। तो अगर सिंपल पोल बनना है तो के की वैल्यू ए पे 0 होनी पड़ेगी और एच की वैल्यू ए पे 0 नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो यही लिखा है कि एच ए पे 0 नहीं हो सकता है, के ए पे 0 है, और के डैश ए पे 0 नहीं है। के डैश ए पे 0 क्यों मना कर दिया, क्योंकि अगर के डैश ए पे 0 हो जाता तो फिर सिंपल पोल नहीं रह जाता, फिर पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो जाता कम से कम, ठीक है ना, क्लियर है। तो एफ जेड जो है वो जी जेड अपॉन में के जेड फॉर्म का है, अगर इस केस में साफ साफ नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो आपका रेजिड्यू होगा वो क्या है, मतलब है पोल लेकिन छुपा हुआ है, एग्जैक्टली नहीं है, ऐसा बाहर नहीं आया जैसे यहाँ पे आ गया था। तो उस केस में जो रेजिड्यू होगा कुछ और नहीं बल्कि एच ए अपॉन में के डैश ए होगा।
मतलब ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज रहने दो, नीचे वाला फंक्शन जो k है उसको डेरिवेटिव कर दो और दोनों की वैल्यू a पे निकाल लो, दैट विल बी द क्या नाम है, रेजिड्यू। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए मैं फंक्शन लिख देता हूँ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में जेड माइनस 2। अब यहाँ पे आप देखो साफ साफ ये है जी जेड हो गया, जी जेड अपॉन में जेड माइनस ए हो गया, ए का वैल्यू अपना हो गया 2। और ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई एफ हैज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू 2। तो सिंपल पोल है जेड इक्वल टू 2 पे, तो रेजिड्यू क्या हो जाएगा इसका, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट दिस सिंपल पोल, दैट मीन्स 2 is nothing but what, g at a, मतलब g at 2। g at 2 क्या है, g at 2 आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 5। तो इस फंक्शन का रेजिड्यू जो है 2 पे आ जाएगा 5। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अपना फंक्शन एफ जेड होता साइन जेड अपॉन में कॉस जेड, साइन जेड अपॉन में कॉस जेड। तो आप देख पा रहे हैं कि एट जेड इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि cos z जीरो होता है, साइन cos पाई बाई 2 जीरो होता है, साइन पाई बाई 2 जीरो होता नहीं, और cos का जो डेरिवेटिव है वो पाई बाई 2 पे जीरो नहीं होता है। cos का डेरिवेटिव साइन आता है, पाई बाई 2 पे माइनस साइन आता है, जो कि पाई बाई 2 पे माइनस 1 है। तो आप इसको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको एच जेड अपॉन में के जेड फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसमें डायरेक्टली विजिबल नहीं है जेड माइनस पाई बाई 2 डिनोमिनेटर में, लेकिन पता है कि जो डिनोमिनेटर में के जेड है ना, वो सेटिस्फाई करेगा के एट पाई बाई 2 की वैल्यू जो आएगी वो cos पाई बाई 2 हो जाएगा, जो कि जीरो है। और दूसरा जब के डैश अगर आप जेड निकालोगे तो हो जाएगा माइनस साइन जेड। तो जब आप के डैश एट पाई बाई 2 निकालोगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2, जो कि आपका दिख रहा है कि 1 आएगा, माइनस 1 आएगा, जो कि जीरो नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि भाई सिंपल पोल है, इसका मतलब ये हुआ। ऑल्सो ये भी देख लो, ऑल्सो एच की वैल्यू पाई बाई 2 पे जीरो नहीं है ना, क्योंकि एच की वैल्यू मतलब हो गया साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 अपना आता है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना ये फंक्शन है एफ जेड, इसके पास पाई बाई 2 पे सिंपल पोल है। सो एफ हैज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू पाई बाई 2। और कैसा पोल है, छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा, साफ साफ नहीं दिख रहा। साफ साफ दिखने का मतलब डिनोमिनेटर में जेड माइनस पाई बाई 2 नहीं बन रहा है ना। तो ऐसे केस में अपना फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड वाला कहता है फॉर्मूला कि आपको कुछ नहीं करना है ऐसे केस में, बस एच ए अपॉन में के डैश ए करना है। तो अपना जो रेजिड्यू आता है इस केस में, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट पॉइंट पाई बाई 2, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एच जेड अपॉन में के डैश जेड और जेड इक्वल टू पाई बाई 2। तो एच जेड कितना है, एच जेड मतलब हो गया साइन जेड, और के का डेरिवेटिव कितना है, के का डेरिवेटिव आ गया अपना माइनस साइन जेड एट जेड इक्वल टू पाई बाई 2। साइन जेड माइनस साइन जेड तो वैसे ही कट के माइनस 1 आ गया, तो इसका रेजिड्यू जो है वो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली tan जेड फंक्शन है, tan जेड का पाई बाई 2 पे रेजिड्यू जो है वो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताओ, कैसे बताओगे, कमेंट में बताओगे। द रेजिड्यू एट अ मल्टीपल पोल, अभी हमने जो रेजिड्यूज की बात करी वो हमने केवल सिंपल पोल के केस में बात करी है, मल्टीपल पोल के केस में नहीं करी है। तो अगर अपने पास मल्टीपल पोल है उस केस में रेजिड्यू कैसे निकालेंगे। सो द रेजिड्यू एट मल्टीपल पोल, कह रहे हैं कि मान लीजिए एफ कोई भी एक फंक्शन है जिसके पास पोल ऑफ ऑर्डर m ग्रेटर देन 1 है एट पॉइंट ए, है ना।
और ओवर्ट मल्टीपल पोल है। कोवर्ट मल्टीपल पोल के केस में नहीं है, सच कोई सुंदर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ओवर्ट मल्टीपल पोल, ओवर्ट मतलब जो दिख रहा हो, दिख रहा हो मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि एम ऑर्डर का पोल है, दिख रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में जेड माइनस ए की पावर एम है, टर्म पूरी की पूरी, और कुछ नहीं है, बस यही टर्म है। और ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है जी जेड, वो ए पे जीरो नहीं हो सकता है फिर, ठीक है। तो इस फॉर्म का अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको जो है क्या नाम है रेजिड्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है जी जेड है ना, उसका जो है m माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव कर दो, उसकी वैल्यू a पे निकाल दो और पूरे को m माइनस वन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपको दिख रहा हो कि इसके पास ओवर्ट पोल है ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन वन, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं एक फंक्शन लेता हूं जेड स्क्वायर, जेड क्यूब ले लो, चलो जेड क्यूब प्लस टू जेड प्लस फोर डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये जो फंक्शन है इसको मैं जी जेड अपॉन में ऐसे लिख सकता हूँ, जी जेड अपॉन में जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अपना ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू किसको बोल रहा हूँ मैं, ए का वैल्यू हो गया आपका वन, और जी जेड जो है वो अपना हो गया ये जेड क्यूब प्लस टू जेड प्लस फोर। और आप देख सकते हैं कि g की वैल्यू a पे, मतलब g एट वन जो है वो आएगा आपका वन प्लस टू प्लस फोर विच इज सेवन, नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो a इक्वल टू वन है, इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर टू फॉर दिस फंक्शन एफ जेड। a इक्वल टू वन इज अ पोल ऑफ ऑर्डर टू फॉर एफ जेड। तो बाई दिस फॉर्मूला, जो यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है कि अगर m ऑर्डर का पोल है और अगर फंक्शन की शकल ऐसी है जी जेड अपॉन में जेड माइनस ए की पावर m टाइप का, जहाँ पे g होलोमॉर्फिक होना चाहिए और g की वैल्यू a पे जीरो नहीं होनी चाहिए, जो हमारे केस में है सारा कुछ, तो इस केस में जो रेजिड्यू है वो कुछ और नहीं, जो यहाँ पे न्यूमरेटर में फंक्शन लिखा हुआ है उसका m माइनस वन टाइम्स डेरिवेटिव। m क्या है, ऑर्डर ऑफ द पोल, ठीक है। अपने केस में ऑर्डर ऑफ द पोल क्या है, अपना m क्या है, यहाँ पे m है टू, m माइनस वन कितना हो जाएगा, वन। इसका मतलब जो रेजिड्यू आने वाला है फंक्शन का, अगर मैं यहीं पे मान लो, चलो थोड़ा और ज़्यादा करते हैं इसको ना, मान लो मैं इसको थ्री कर देता हूँ या फोर कर देता हूँ, तो m फोर हो गया, मतलब पोल ऑफ ऑर्डर चार हो गया, ये पोल ऑफ ऑर्डर फोर। अब क्या होगा, अब जब रेजिड्यू निकालोगे आपका फंक्शन का एट जेड इक्वल टू वन, तो जो यहाँ पे आपका g लिखा हुआ है, g कौन है ये, इसको तीन बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा और तीन फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, m माइनस वन फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और g का m माइनस वन एस मतलब फोर माइनस वन एथ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। एट व्हाट पॉइंट, एट द पॉइंट वन। अब g का तीन बार डेरिवेटिव करना है, मतलब ये हो गया वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल मतलब वन बाई सिक्स, और g का ट्रिपल डेरिवेटिव एट वन। अब g के डेरिवेटिव निकाल के देखो क्या आ रहे हैं, तो g का पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश जेड क्या हो जाएगा, जी डैश जेड हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू, थ्री जेड स्क्वायर प्लस टू। जेड का डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स जेड, और जेड का जी का ट्रिपल डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सिक्स। तो यहाँ से जो रेजिड्यू है एफ जेड का एट वन, दैट विल बी वन बाई सिक्स, और वन पे वैल्यू इसकी कितनी आएगी, जी ट्रिपल डैश वन की वैल्यू भी सिक्स आएगी, तो वन बाई सिक्स इंटू सिक्स मतलब वन आ जाएगा। कैलकुलेशन में कोई अगर भूल चूक हो तो देख लीजिएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से सही है। फोर माइनस वन, थ्री फैक्टोरियल छः हो गया, और थर्ड डेरिवेटिव उसका निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। थ्री जेड स्क्वायर जो है पहला आ गया प्लस टू, फिर दूसरा करोगे तो सिक्स जेड हो जाएगा, तीसरा करोगे तो सिक्स बचेगा, सिक्स इंटू वन बाई सिक्स इज वन। तो इस फंक्शन का रेजिड्यू जो है वो आ गया वन। ये तब का केस था व्हेन वी हैड एन ओवर्ट पोल, मतलब जिसमें साफ साफ दिख रहा है, ये इस शकल का फंक्शन ऐसा है कि फंक्शन की शकल देख के पता चल रहा है कि ए पे जो है वो एम ऑर्डर का पोल है, ठीक है ना। बट हमेशा शकल देख के सब कुछ पता नहीं चल जाता, असली जीवन में भी और यहाँ पे भी। तो जब नहीं पता चल रहा शकल देख के,
सो अगर f हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट z इक्वल टू a, देन द रेजिड्यू ऑफ f एट a, ये अलग नोटेशन यूज कर ली मैंने यार, तो नोटेशंस हैं दुनिया में, ठीक है। तो इसको ऐसे बना लो, जो अपनी नोटेशन चल रही है लेट्स यूज दैट ओनली। अपनी नोटेशन क्या बन रही है? अपनी नोटेशन ये चल रही है, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट ए, ऐसे चल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा वो 1/n-1 फैक्टोरियल, वही m ऑर्डर का होता तो m हो जाता, m-1 फैक्टोरियल हो जाता। अब ये एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं, क्या डिफरेंट है उससे, कि ये कर रहे हैं z माइनस ए की पावर n से एफ जेड को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अपने वाले केस में क्या था कि जब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा, अगर आप z माइनस ए की पावर m से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही जी जेड आ जाएगा, है ना। तो इन्होंने थोड़ा जनरलाइज कर दिया कि भाई अगर नहीं आपको दिख रहा है तो आप ये कर लो, अगर आपको पता है कि एन ऑर्डर का पोल है तो आप एफ जेड को जेड माइनस ए की पावर एन से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी फंक्शन यहाँ पे आएगा उसका n-1 टाइम डेरिवेटिव कर दो, उसके n-1 फैक्टर से डिवाइड कर दो, सबकी वैल्यू जेड इक्वल टू ए पे निकाल लो, जो आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब इसका एक एप्लीकेशन वही पीछे वाला ही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कॉसी रेजिड्यू थ्योरम की। कॉसी रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है? कॉसी रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि अगर f होलोमॉर्फिक है इनसाइड एंड ऑन अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड कंटूर except for a finite number of poles inside gamma, ठीक है ना, then the line integral of fz along the curve gamma will be given by this, क्या dz, सॉरी गामा के along fz dz जो है वो 2 pi i और सम ऑफ रेजिड्यूज एट ईच ऑफ दीज पोल्स, गामा के अंदर जितने भी पोल है फंक्शन के उन सब पे फंक्शन का रेजिड्यू निकालो और सबको सम कर दो, सबको क्या कर दो, सम। ये जो सम आएगा वही फंक्शन का इंटीग्रल होगा, मतलब फंक्शन का इंटीग्रल का वैल्यू होगा, ठीक है। जो भी आपका खतरनाक सा कर्व हो गामा, जैसा भी कर्व हो, इसके अंदर a1 a2 a3 ऐसे बहुत सारे हैं, डॉट 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 ए के, दीज आर ऑल पॉइंट्स, ठीक है। और इन हर पॉइंट पे फंक्शन के पास पोल है, ठीक है। और हमको फंक्शन का इस कर्व गामा के लॉन्ग लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो कह रहे हैं कि जितने भी पोल हैं हर एक पे फंक्शन का रेजिड्यू निकाल लो, सबको जोड़ दो, यू विल गेट योर आंसर। जैसे जैसे ये प्रश्न है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन में जेड कॉस जेड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 2, at all the poles लिखा है, और all the points नहीं, at all the poles inside the circle mod z equal to 2, ठीक है। अब इसके पास पोल कहाँ होगा पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो आप ये देखो कि एक तो z इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, लेकिन साइन जेड भी z इक्वल टू 0 पे 0 होता है, तो अगर ये वाला भी 0 हो रहा है और ये वाला भी 0 हो रहा है तो उस केस में वो पोल नहीं कहलाएगा, फिर वो रिमूवल सिंगुलरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूवल सिंगुलरिटी हो गया z इक्वल टू 0। तो अगला जो है पोल कहाँ पॉसिबल है, जहाँ कॉस जेड आपका 0, तो कॉस जेड कहाँ पे 0 होता है, कॉस जेड होता है सारे ऑड मल्टीपल्स, तो पोल्स क्या होंगे, पोल्स पहली बात ये होंगे, पोल्स आर जहाँ पे कॉस जेड 0 हो, दैट इज जेड इज इक्वल टू पाई/2 हो, या 3π/2 हो, या 5π/2 हो, एंड सो ऑन। अब आपका मॉड जेड इक्वल टू 2 है, मतलब सर्कल विद रेडियस 2 है, तो अब आपको देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो इसके अंदर है, कौन सा नहीं है। ये सर्कल है जिसका रेडियस 2 है, तो पाई/2 तो आपका जो है 3.14 समथिंग करके है ना, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो कहीं यहाँ होगा पाई/2। 3π/2 क्या होगा, तो 3/2 तो हो गया 1.5
इंटू में 3.14, तो 3 डेढ़े 4.5, तो वैसे ही 4 से आगे निकल गया, तो मतलब ये वाले जो हैं आगे ना, इनमें से कोई भी नहीं आने वाला। तो बस एक ही पॉइंट आ रहा है सर्कल के अंदर, विच इज़ π/2। अब π/2 पे इसके पास ओवर्ट पोल है कि कोवर्ट पोल है? ओवर्ट मतलब क्या, साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, मतलब इस फॉर्म का है क्या? क्या जीडेड अपॉन में जेड माइनस π/2 की पावर समथिंग फॉर्म का है क्या? नहीं है ना? तो इसका मतलब छुपा हुआ है, हिडन है। जब हिडन है तो आपको जो फंक्शन दिया जाता है, जैसे आपको यहाँ एफ जेड दिया है, उसको आप लिखते हो एच जेड अपॉन में के जेड। एफ जेड जो दिया है आपको वो है साइन जेड अपॉन में जेड इंटू में कॉस जेड। ये आपका हो गया एच जेड अपॉन में एच जेड अपॉन में के जेड, है ना? तो अब के जेड जो है, एच जेड जो है वो साइन जेड है, एनालिटिक है, के जेड भी जो है वो एनालिटिक है, और के जेड जो है वो जीरो हो रहा है π/2 पे, लेकिन उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, के जेड का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, नहीं ये देखना पड़ेगा। के जेड कौन है? के जेड है जेड कॉस जेड, जेड कॉस जेड। तो के की वैल्यू अगर π/2 पे निकालो तो वो आ जाएगा जीरो, एंड के डैश जेड अगर मैं निकालूँ तो वो हो जाएगा जेड कॉस जेड का हो गया माइनस साइन जेड और प्लस कॉस जेड। तो अगर मैं के डैश जेड की वैल्यू π/2 पे निकालूँ तो π/2 पे ये हो जाएगा π/2, साइन π/2 हो गया -1, तो ये हो गया -1, माइनस π/2 और कॉस π/2 हो गया जीरो, तो ये माइनस π/2 आया विच इज़ नॉन जीरो। मतलब सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एच जेड है वो भी π/2 पे जीरो नहीं है ऑल्सो। एच जेड मतलब एच π/2 निकालोगे तो वो साइन π/2 हो जाएगा, वो भी जीरो नहीं है ना? मतलब ये हुआ सिंपल कोवर्ट पोल है। सिंपल क्या है? कोवर्ट पोल, छुपा हुआ पोल है, सिंपल पोल है एट जेड इक्वल टू π/2। तो जब सिंपल कोवर्ट पोल हो तो मैंने आपको बताया रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। सो व्हाट विल बी द रेजिड्यू? रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू व्हाट पॉइंट π/2 विल बी नथिंग बट एच जेड अपॉन में के डैश जेड एट जेड इक्वल टू π/2। अब एच जेड कितना है अपना? एच जेड हो गया मतलब एच π/2 कर दो, एच π/2 मतलब साइन π/2, और के डैश जेड आपने ऑलरेडी के डैश π/2 निकाल रखा है, तो ये तो हो गया आपका साइन π/2, और ये आपने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे माइनस π/2, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? साइन π/2 अपॉन में -5, साइन π/2 तो हो गया आपका 1, और तो ये रहेगा -2 अपॉन पाई। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिड्यू। ठीक है, तो रेजिड्यू जो है कैलकुलेट करना आपको आई होप आ गया होगा। और अब जो है रेजिड्यू कैलकुलेट करना अगर आ गया है तो जो है रेजिड्यू वाले क्वेश्चन हैं दैट यू कैन ट्राई। ठीक है, तो बस आज की क्लास में बस इतना ही समझाना था आपको। देखो, लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन निकालने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन की मदद से ही निकालनी है। कैसे निकालनी है मैंने आपको बता दिया है, कि जो आपके नॉन एक्सपेंशंस है उसमें जो कंडीशंस है उनको देखो ध्यान से। कोई कंडीशन अगर मॉड जेड लेस देन 1 के लिए है ना, तो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में आपको कहीं पे ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा कि मॉड जेड लेस देन 1 नहीं हो रहा होगा, तो उस केस में वो बना के आपको करना पड़ेगा। तो और कोई ऐसा मतलब कोई बहुत ज़्यादा कह दो कि डिफरेंट नहीं है प्रोसेस लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन का, सम वॉट सिमिलर टू टेलर सीरीज एक्सपेंशन ही है। और जो नॉन एक्सपेंशन है उनको यूज़ करके ही टेलर लॉरेंस एक्सपेंशन निकालनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तो आगे के कुछ एक और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।